हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसबी जेई सिविल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस के बारे में। प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनमें जनरली 4 सीरीज थी, सीरीज ए, बी, सी और डी। आपको चारों सीरीज में सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन में शफलिंग मिलेगी। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हो सकता है। मैं आपको विद प्रूफ भी यहाँ पे दिखाऊंगा। सो देखो, ये हमारे पास अभी सीरीज ए चल रही है। इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द आर एल ऑफ अ बेंचमार्क इज 50 मीटर, द बैक साइड इज 1.25 मीटर एंड द फोर साइड इज 1.85 मीटर, देन व्हाट विल बी द आर एल ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन। यही क्वेश्चन आपको मैं सीरीज बी में भी दिखाऊंगा। सेम वैल्यूज हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको हर सीरीज में सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ उनमें शफलिंग मिलेगी। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज सीरीज बी। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे जो हमने पीछे सीरीज ए में डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन यहाँ पे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन सेम है, इसमें भी बेंचमार्क जो दिया हुआ है उसका आर एल 50 मीटर है, बैक साइड 1.25 मीटर है, फोर साइड 1.85 मीटर है, और यहाँ पे हमें आर एल पूछ रहा है फॉरवर्ड स्टेशन का क्या हो सकता है। तो आपको वैसे ही सीरीज सी में, सीरीज डी में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ शफलिंग मिलेगी, आगे पीछे क्वेश्चन किया होगा इसको। बाकी आपको हर सीरीज में सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक ही सीरीज को डिस्कस करेंगे तो इट मीन्स डैट कि हमने यहाँ पे चारों सीरीज को डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हम सीरीज ए को डिस्कस कर लेते हैं, तो वहाँ से हमें चारों की चारों सीरीज जो है सॉल्व हो जाएंगी। सो ये जो पेपर पीछे आया हुआ है, इसमें इनको 150 क्वेश्चंस थे और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन था इट वाज 2 आवर्स 30 मिनट्स। लेकिन हमारा जो इस बार पेपर होने वाला है उसमें आपको 120 क्वेश्चंस ही आएंगे और आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 120 मिनट्स दिए जाएंगे। इट मीन्स डैट कि यू विल हैव 1 मिनट टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका जो ऑप्शन आ रहा है ये कैसे आ रहा है, मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सीरीज ए में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, व्हाट इज द परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एज पर IS कोड 456/2000 फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज पर IS कोड 456/2000 फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक इन कंक्रीट क्या है। ऑप्शन ए इज 0.2 mm, ऑप्शन बी इज 0.4 mm, ऑप्शन सी इज 0.6 mm एंड द ऑप्शन डी इज 0.8 mm। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स 0.2 mm। सो अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, लिमिट्स ऑन क्रैक विड्थ एज पर IS कोड 456/2000 लिमिट्स द विड्थ ऑफ क्रैक्स टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 0.3 mm फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए अगर हम देखेंगे, जो मैक्सिमम परमिजिबल विड्थ है कंक्रीट में वो 0.3 mm है। दिस लिमिट इज बेस्ड पुअरली ऑन एस्थेटिक consideration. Fortunately, this limit on crack width is also found to be adequate for durability purpose also. तो जो ये लिमिट है 0.3 mm, इसको हम ड्यूरेबिलिटी पर्पज़ के लिए भी 0.3 mm ही कंसिडर करते हैं। अ लोअर लिमिट ऑफ क्रैक विड्थ ऑफ 0.2 mm is prescribed for structures exposed to continuous moisture conditions or which are in direct contact with soil or groundwater, simply मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। सो 0.3 mm जो है वो मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट है, लेकिन क्वेश्चन में इसने सिंपली पूछा है कि परमिजिबल लिमिट क्या है। तो जब सिंपली ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा कि व्हाट इज़ द परमिजिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन कंक्रीट एज पर IS कोड 456/2000, तब हम सिंपल 0.2 mm ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेशली ऐसा पूछा होगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन कंक्रीट एज पर IS कोड 456/2000, तब हम ऑप्शन 0.3 mm वाला सिलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे हम 0.2 mm सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि परमिजिबल लिमिट क्या है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। दिस लिमिट ऑन क्रैक विड्थ इज फर्दर रिड्यूस टू 0.1 mm फॉर सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशंस। तो इस लिमिट को हम फर्दर रिड्यूस कर देते हैं 0.1 mm अगर हमारे पास कंडीशन सीवर होगी, वेरी सीवर होगी या एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशंस होगी। उस केस में जो मैक्सिमम परमिजिबल विड्थ ऑफ क्रैक इन कंक्रीट कंसिडर की जाती है वो 0.1 mm है। अब जैसे कि इस पेपर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए, हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें सिवर या वेरी सिवर या एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के लिए पूछ ले, तो उसके लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी 0.1 mm। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक इन प्लान टेरेन इज। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन मिक्स ट्रैफिक के लिए क्या है प्लान टेरेन में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है इक्वल टू कैम्बर है, सेकंड इज 1/10, थर्ड इज 1/12.5 एंड द फोर्थ इज 1/15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इट्स 1/15। सो यहाँ पे अगर हम इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिंक में जो है,
जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, द टेरिन में बी क्लासिफाइड एज रूलिंग टेरिन इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ द लैंड इज। अब टेरिन को हम रूलिंग टेरिन कंसिडर कब करते हैं, जब उसका क्रॉस स्लोप कितना होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 10%, ऑप्शन नंबर सेकंड इज बिटवीन 10 to 25%, ऑप्शन सी इज 25 to 60% के बीच में, एंड द फोर्थ इज मोर देन 60%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एक टेरिन को हम रूलिंग टेरिन तब कंसिडर करते हैं जब उसका क्रॉस स्लोप जो होगा 10 और 25% के बीच में होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर में बी यूज्ड ऑन रूलिंग टेरिन। अब रूलिंग टेरिन में हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं वाटर को अप्लाई करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज बॉर्डर फ्लडिंग, ऑप्शन बी इज चेक फ्लडिंग, ऑप्शन सी इज फ्यूरो फ्लडिंग, एंड द ऑप्शन डी इज फ्री फ्लडिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री इज द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लान टेरिन एज पर IRC इज। सो रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या है नेशनल हाईवे पे इन प्लान टेरिन एज पर IRC। ऑप्शन ए इज 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी इज 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी इज 100 किलोमीटर पर आवर, एंड द ऑप्शन डी इज 120 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो रूलिंग डिजाइन स्पीड नेशनल हाईवे पे प्लान टेरिन के केस में कितनी रहती है, 100 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय। तो जब भी हमने सुपर एलिवेशन को डिजाइन करना होगा मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस के लिए, तो उस केस में हम स्पीड को कितना परसेंट रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए इज 15%, ऑप्शन बी इज 20%, ऑप्शन सी इज 25%, एंड ऑप्शन डी इज 70%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जब भी हम सुपर एलिवेशन को डिजाइन करते हैं मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए, तो उस केस में हम स्पीड को 25% रिड्यूस कर देते हैं। So these questions are interrelated to the question number second and they are important from examination point of view. हो सकता है जो हमारा पेपर होगा उसमें इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So that's why I have considered these questions here. क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इक्वेशन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CMI वेयर c इज कांस्टेंट, m इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड I इज हाइड्रोलिक डेप्थ। तो ऑप्शन ए इज यूलर्स इक्वेशन, ऑप्शन बी इज Darcy-Weisbach इक्वेशन, ऑप्शन सी इज चेजिस फॉर्मूला, एंड द ऑप्शन डी इज नेवियर स्टोक इक्वेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चेजिस फॉर्मूला। ये चेजिस फॉर्मूला है वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, v इज इक्वल टू सी इंटू रूट ऑफ MI। फिर उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके हम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं ओपन चैनल के केस में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ द RL ऑफ बेंचमार्क इज 50 मीटर, द बैक साइड इज 1.25 मीटर एंड द फोर साइड इज 1.85 मीटर, देन व्हाट विल बी द RL ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन। तो इस क्वेश्चन में बेंचमार्क का RL दिया हुआ है, बैक साइड दी हुई है 1.25 मीटर, फोर साइड भी दी हुई है 1.85 मीटर। तो हमने फॉरवर्ड स्टेशन का RL फाइंड आउट करना है। जिस स्टेशन पे ये फोर साइड 1.85 मीटर है इसका हमने RL फाइंड आउट करना होगा। सो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, RL ऑफ बेंचमार्क 50 मीटर था, बैक साइड ऑन बेंचमार्क 1.25 मीटर थी, बैक साइड सिंपली दी हुई थी, तो बैक साइड हम हमेशा बेंचमार्क पे ही लेते हैं, ये आपको पता है। फोर साइड दी हुई थी 1.85 मीटर, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होती है, RL प्लस बैक साइड। RL भी हमारे पास यहाँ पे दिया। अब देखो ये हमारे पास है, ये सपोज करो एक डेटम सरफेस है जिसका रेस्पेक्ट में हमने RL मेजर किया हुआ है, लेट इट बी दिस इज बेंचमार्क, इसका RL दिया हुआ है 50 मीटर, और यहाँ से जो ऊपर बैक साइड दी हुई है इट्स 1.25 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है किस हाइट पे है, ऑब्वियस सी बात है 50 में ये प्लस कर देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से निकल जाएगी। तो हमने RL प्लस बैक साइड की 50 प्लस 1.25 मीटर करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 51.25 मीटर। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यहाँ पे निकल गई 51.25 मीटर। फोर साइड दी हुई है वो कितनी है, 1.85 मीटर। अब एक्चुअली में यहाँ पे डायग्राम जो है ये नीचे होनी चाहिए थी, ये कुछ ऐसे होनी चाहिए थी क्योंकि इसका लेवल जो है थोड़ा नीचे है। तो अगर हम देखेंगे लेट इट बी दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास ये स्टॉप आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब जो फोर साइड दी हुई है इसकी, वो कितनी है 1.85 मीटर। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम फोर साइड को माइनस कर देंगे तो हमें इस पॉइंट का RL मिल जाएगा कि ये पॉइंट जो है डेटम सरफेस से कितना दूर है। तो देयरफॉर द RL ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन विल बी इक्वल टू 51.25 में से हम 1.85 को माइनस कर देंगे, इट विल बी इक्वल टू 49.4 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट्स 49.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज द लाइव और इम्पोज्ड लोड्स स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। सो यहाँ पे जो चार कोड मेंशन किए हुए हैं इसमें से ऐसा कौन सा कोड है जो हमें लाइव या इम्पोज लोड्स के बारे में डिस्कस करवाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज IS कोड 456, ऑप्शन सेकंड इज IS कोड 800, ऑप्शन सी इज IS कोड 875, ऑप्शन डी इज IS कोड 1893। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इट्स IS कोड 875।
यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कौन सा कोड जो है किस चीज़ के लिए रेकमेंड किया गया है। वेरियस कोड्स डीलिंग विद द डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज। सो कोड नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है IS कोड 456/2000। इसको हम जनरली प्लान एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए फॉलो करते हैं। इट्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लान एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। कोड सेकंड इज IS कोड 875-1987 पार्ट फर्स्ट टू पार्ट 5। इसमें जनरली 1 से लेकर 5 पार्ट्स हैं। इसमें कौन कौन से कोड्स हैं? कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स है अदर देन अर्थक्वेक लोड्स फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। अब कौन सा पार्ट किसके लिए है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमें जो IS कोड 875-1987 है, पार्ट फर्स्ट डेड लोड के बारे में है। पार्ट सेकंड जो है सुपर इम्पोज लोड्स, जिनको हम लाइव लोड्स भी कहते हैं या सिंपली इम्पोज लोड्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा था कि इम्पोज लोड्स या लाइव लोड जो है IS के किस कोड के अंडर आते हैं। सो द इम्पोज लोड्स आर लाइव लोड्स कम्स अंडर IS कोड 875-1987। पार्ट थर्ड जो है विंड लोड्स के बारे में है। पार्ट फोर्थ जो है स्नो लोड्स के बारे में है। और पार्ट 5 जो है स्पेशल लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में है। मतलब जब डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड साइमल्टेनियसली किसी स्ट्रक्चर पे एक्ट करेंगे। सो पार्ट 5 जो है लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करता है। IS कोड 18932/2002 ये किसके बारे में? इट्स क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जो भी हम अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं वो हमें किस कोड के अंडर मिलता है? 18932/2002। हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे IS कोड 13920-1993। ये किसके लिए है? डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू सीस्मिक फोर्सेस। एंड द लास्ट इज IS कोड 33702-165। इट्स कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये सारे कोड्स डिस्कस किए ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है इस पेपर में इन्होंने लाइव लोड के लिए पूछा, जो नेक्स्ट हमारा पेपर होने हो सकता है उसमें डेड लोड के लिए पूछ लें, विंड लोड के लिए पूछ लें, या फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए पूछ लें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट कोड्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे है ए राउंड स्टील बार ऑफ ओवरऑल लेंथ 20 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल पोर्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच हैविंग डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक राउंड स्टील बार है हमारे पास, उसकी ओवरऑल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये जनरली 2 पोर्शंस का बना हुआ है। दोनों पोर्शंस 10-10 सेंटीमीटर के, एक का डायमीटर 4 सेंटीमीटर और एक का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 10 टन्स देन व्हाट विल बी द इलांगेशन वेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज E इज इक्वल टू 2 × 10⁶ kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर हम इस राउंड बार पे टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे और टेंसाइल लोड है 10 टन्स, तो बताओ उसमें कितनी एलोंगेशन हो सकती है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है E इज इक्वल टू 2 × 10⁶ kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ था? टोटल लेंथ ऑफ बार 20 सेंटीमीटर थी बट इट वाज मेड अप ऑफ 2 इक्वल सेक्शंस। L1 हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर थी और L2 भी 10 सेंटीमीटर थी। D1 हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था और D2 5 सेंटीमीटर था। टेंसाइल लोड कितना था? इट वाज 10 टन्स। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10 टन्स, अब देखो 10 क्विंटल का 1 टन होता है, तो मैंने टन को 10 क्विंटल लिख लिया। अब 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 kg के बराबर होता है। 10 × 10 वैसे ही रहा, क्विंटल की जगह मैंने 100 kg लिख लिया। इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ, 10 अपनी जगह रहेगा, 10 × 100 करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 10⁻³ kg। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि टेंसाइल लोड जो है वो किसके बराबर है? 10 × 10⁻³ kg के बराबर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी दी हुई थी 2 × 10⁻⁶ kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में ही चल रही है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यहाँ ये भी सेंटीमीटर में, और हमारा जो लोड है वो भी kg में है और E जो है वो भी kg में है। हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। इसकी अगर हम यहाँ पे डायग्राम भी की बात करेंगे, ये लेट करो हमारे पास राउंड बार है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब ये टोटल राउंड बार जो है 2 राउंड बार्स का बना हुआ है। एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरी की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे डाया इनका डिफरेंट है। एक का डाया 5 सेंटीमीटर है और एक का डाया 4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनका क्रॉस सेक्शन जो है अलग अलग ड्रा किया हुआ है। अब ये बोल रहा है अगर हम यहाँ पे इसको टेंसाइल लोड लगाएंगे, यहाँ से भी हम इसको 10 टन लोड लगाएंगे और यहाँ से भी इसको हम बाहर की तरफ 10 टन लोड लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है इसमें एलोंगेशन होगी। और वो एलोंगेशन कितनी होगी? देयरफॉर टोटल एलोंगेशन विल बी इक्वल टू एलोंगेशन इन बार फर्स्ट और एलोंगेशन इन बार सेकंड। तो लेट इट बी, इसको मैं डेल्टा L1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं डेल्टा L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सिंपली हमारे पास एलोंगेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा L इज इक्वल टू सिंपली होता है WL/AE लिखो सिंपली इसको, या PL/AE। या तो आप लोड को यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर W से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिंपल मैंने फॉर्मूला लिखा PL1/A1E। अब लोड यहाँ पे सेम है इसलिए हमने इसको सिंपल P लिखा।
अब यहाँ पे L1 और L2 भी सेम है, लेकिन सिंपल हम फॉर्मूले को पहले लिखते हैं यहाँ पे PL1 A1 इंटू ई। सिमिलरली इसका फॉर्मूला हो जाएगा PL2 A2 E। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सेम क्या क्या है। अब यहाँ पे P और E कॉमन है तो हमने इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास बचा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2। अब देखो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 इंटू 10⁻³ वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। E की वैल्यू कितनी है, जितनी है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। L1 10 है हमारे पास यहाँ पे। A1 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है π/4 D का स्क्वायर, π/4 D1 का स्क्वायर। अब D1 हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली L2 हमारे पास 10 है और यहाँ पे A2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा π/4 D2 का स्क्वायर और D2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है। अब देखो डेल्टा L इज इक्वल टू 10। अब ये था 10 इंटू 10⁻³ इसको मैं सिंपल 10⁻4 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 10⁻6 वैसे ही रहा, बाकी आगे जो है वैल्यू सेम रही, इसमें हमने कोई भी वेरिएशन नहीं की। अब यहाँ पे देखो 10 दोनों में कॉमन है, π/4 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से। देयरफॉर डेल्टा L विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 10⁻4 है और यहाँ पे 10⁻6 है, तो 10⁻4 और 10⁻4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह बच जाएगा 1 और इसकी जगह क्या बच जाएगा 10⁻2। बाकी 2 वैसे ही रहा, मैंने इसको लिखा 1/2 इंटू 10⁻2 इंटू 10/π/4 हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/16, 4 4 ज़र 16 एंड और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/25, 5 5 ज़र हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई π/4 है, ये 4 जो है ऊपर जाके इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो सिंपल मैंने इसको लिखा 4 इंटू 10, कौन सा 10, ये वाला 10 और बाकी इंटू 1 ये 1। यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास बचा 2 इंटू 10⁻2 और सिंपल हमारे पास यहाँ पे बचा पाई। अब देखो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। अब यहाँ पे ये 10 है और ये 100 है, तो यहाँ पे इसको 1 0 कैंसिल हो सकता है, बाकी ये सेम रहेगा 1/16 प्लस 1/25 सेम रहेगा। देयरफॉर डेल्टा L विल बी इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या वैल्यू बची हमारे पास, इट्स 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 10, क्योंकि ये 100 था लेकिन 1 0 इसका यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 10 और बाकी हमारे पास यहाँ पे बची वैल्यू पाई की, बाकी ये वैल्यू जो है सेम रही 1/16 प्लस 1/25। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा L इज इक्वल टू 2/10 पाई 1/16 प्लस 1/25। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे है, इफ reinforcement in a beam is cut parallel to its length in a plane, the reinforcement will be represented in section as which of the following options। ये बोल रहा है कि अगर हम बीम में reinforcement को कट करेंगे पैरेलल टू इट्स लेंथ, उसकी लेंथ होगी उसके पैरेलल, अगर हम उसको कट करेंगे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीम सेक्शन में। ऑप्शन फर्स्ट इज स्मॉल डार्केंड सर्कल, ऑप्शन सेकंड इज 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, ऑप्शन थर्ड इज 2 क्रॉस्ड लाइंस एंड द ऑप्शन फोर्थ इज 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट्स 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम क्या करेंगे कि रेनफोर्समेंट को कट करेंगे पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बीम, उस केस में जो रेनफोर्समेंट शो होगी वो 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी। यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट दिखाई हुई है, बॉटम रेनफोर्समेंट दिखाई हुई है, बोथ आर पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बीम। क्वेश्चन नंबर 8 इज नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला वर प्रिपेयर्ड बाय एज्यूमिंग। आपको पता है कि 3 मेन प्लान्स आए हैं इंडिया में, जो 20 ईयर्स प्लान आए हैं। नागपुर रोड प्लान था, मुंबई रोड प्लान था, लखनऊ रोड प्लान था, ये 20 ईयर्स के रोड डेवलपमेंट प्लान्स थे इंडिया में। तो ये बोल रहा है कि नागपुर रोड प्लान जो है वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर आर ब्लॉक रोड पैटर्न, सेकंड ऑप्शन इज रेडियल आर स्टार एंड ब्लॉक रोड पैटर्न, थर्ड ऑप्शन इज रेडियल आर स्टार एंड सर्कुलर रोड पैटर्न and the fourth option is radial or star and grid road pattern. So the correct option is radial or star and grid road pattern. Question number 9 is which of the following is a permanent adjustment in the compass survey instrument. So नीचे जो यहाँ पे adjustments दी हुई है इनमें से कौन सी permanent adjustment है। ऑप्शन A is vertical pivot axis, ऑप्शन B is centering, ऑप्शन C is leveling and ऑप्शन D is focusing. So the correct option is vertical pivot axis. vertical pivot axis जो है ये permanent adjustment है compass survey में। बाकी जो है सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ये सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स में आती है, क्योंकि जब भी हम कंपास को यूज़ करते हैं फील्ड पे ये 3 चीज़ें हमें फील्ड पे ही करनी पड़ती है। सेंटरिंग करनी पड़ती है, उसकी लेवलिंग करनी पड़ती है, फोकसिंग करनी पड़ती है। लेकिन वर्टिकल पाइवोट एक्सिस जो है ये ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, तो वी कैन से डेट कि इट्स द परमानेंट एडजस्टमेंट इन कंपास सर्वे। क्वेश्चन नंबर 10 इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वाइड्स इज कॉल्ड। जो एक्चुअल वेलोसिटी है वाटर की, जब वाटर जो है वाइड से फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज सीपेज वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज इनफिल्ट्रेशन वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज फ्लो वेलोसिटी एंड द ऑप्शन डी इज वाइड वेलोसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स सीपेज वेलोसिटी। जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वाटर की जब वो वाइड से फ्लो करता है उसको हम सीपेज वेलोसिटी कहते हैं। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन।
बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करते रहेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने जो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनको सबको क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको और आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो and don't forget to share this video with your friends and colleagues. So thank you so much and keep supporting me.